हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन को लेकर, टू बी वेरी प्रिसाइज ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। यू नो दैट रिजर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन जो है वो एफर्मेटिव एक्शन का एक बहुत बड़ा टूल है, जिससे उन तमाम सेक्शंस ऑफ द पीपल हु हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड उनको एक इक्वल फुटिंग पे लाया जा सके। इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैज फॉट हिज एंटायर लाइफ कि इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की प्रोविजन आउटराइटली क्लियर रहे। रिजर्वेशन नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है सोशल जस्टिस का, बट द क्वेश्चन इज वेदर रिजर्वेशन एज अ टूल हैज लिव्ड with the time or not, because times has changed. India is in its 21st century, heading towards becoming a Viksit Bharat. But whether reservation as a tool has also been reformed, that is the question. Because if something does not reform with time, it becomes dead, it becomes irrelevant, and that's where when the people starts to question the legitimacy of that tool. And the same thing is happening with respect to reservation, कि रिजर्वेशन जिस तरीके से आज इंप्लीमेंट किया जा रहा है, which has only become a tool for politics, less of a tool of social justice. इसीलिए रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाना ये बहुत जरूरी है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर दैट रिजर्वेशन हटाना नहीं है, रिजर्वेशन को रिफॉर्म करना है। अब रिजर्वेशन में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, उन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट before going into the reform, let's declutter, let's analyze exactly what Supreme Court has said on this OBC reservation. अगर मैं इस जजमेंट का क्रक्स आपको बताऊं तो इट क्लियरली शोज दैट इनकम कैन नॉट बी द सोल डिसाइडर ऑफ ओबीसी क्रीमी लेयर। आपको पता है ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है जो रिजर्वेशन नहीं पाता है, और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है जिसको रिजर्वेशन मिलता है। उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर कौन होगा जिसको रिजर्वेशन नहीं मिले, ये केवल आप उसके फैमिली के इनकम को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज रियली अ वेरी हिस्टोरिक जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स गो एंड एनालाइज द बेसिक्स। और बेसिक्स में जानने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के बारे में बात करना पड़ता है, जहां पे ये कहा गया है दैट एवरी पर्सन, नॉट ओनली सिटीजन्स, बी इट द फॉरेनर और बी इट इंडियन, एवरी पर्सन आर एंटाइटल्ड टू टू थिंग्स। दो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हर एक पर्सन को। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट लॉ के सामने सब इक्वल होगा, और दूसरा, equal protection of the law, that law will protect everyone in an equal manner. But the question is कि क्या law should be same for everyone, because India में हमारे पास equality है, but यहां पर ये क्लियर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कहने का काम कर रहा है by using this phrase equal protection of the law, that equality has to be treated among equals. दो इक्वल लोगों को आपको इक्वल ट्रीट करना है, नॉट टू अनइक्वल्स। ये अगर दोनों एक लेवल पर है तो इसको आपको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है, बिकॉज इक्वालिटी मींस ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, नॉट अनइक्वल्स इक्वली। अगर आप ए और बी जो अनइक्वल्स हैं, इन दोनों को अगर आप सेम तरीके से ट्रीट करोगे इन द नेम ऑफ इक्वालिटी, देन इन फैक्ट इन रियलिटी इट इज इनइक्वालिटी, इट इज अनजस्ट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में ऑल्दो ये कहा गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट लॉ के सामने सब इक्वल होंगे, बट बाय यूजिंग दिस फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये परमिशन दिया है दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ सबके लिए इक्वल होगा, बट दैट इज सब्जेक्टेड टू कि क्या ये दोनों लोग इक्वल हैं कि नहीं है। अगर ये दो लोग इक्वल नहीं है, देन लॉ को इक्वल तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, विच मींस लॉ हैज टू प्रोटेक्ट ए एंड बी प्रोपोर्शनेटली। अगर बी को प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है तो हम बी को ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे, सो दैट बी भी ए के लेवल पर आ सके। तो ये जो फ्रेज है ये बेसिकली बात करता है इक्वालिटी के बारे में, बट ये बेसिकली बात करता है जस्टिस के बारे में, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट ट्रीटिंग equals as
इक्वल, नॉट अनइक्वल्स एज इक्वल। और इसी आर्टिकल 14 के अंदर से निकल कर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि जब भी स्टेट को, गवर्नमेंट को यह लगता है कि ये दो क्लासेस ऑफ लोग एक लेवल पर नहीं है, तो आप ए और बी क्लास के लोगों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, बट दैट क्लासिफिकेशन हैज टू बी लॉजिकल, दैट क्लासिफिकेशन हैज टू बी रीजनेबल। आप आर्बिट्री तरीके से नहीं कह सकते हो कि ए अलग है बी अलग है। अगर आपको लगता है कि ए और बी एक लेवल पर नहीं है, तो इसको आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। एंड इफ दिस क्लासिफिकेशन इज फेयर, रीजनेबल, तो फिर आप लॉ ए के लिए अलग बना सकते हो, लॉ बी के लिए अलग बना सकते हो। इसी बेसिस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसी बेसिस पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इसी के बेसिस पे वुमेन के लिए जो 1/3 सीट्स रिजर्व किए गए हैं। सो वेन एवर स्टेट कंसिडर्स टू क्लास ऑफ पीपल, और स्टेट अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग तरीके के बेनिफिट देती है, तो ये बेसिकली इसी डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन से आ रहा है, जिसका प्रीमाइस आर्टिकल 14 से निकल के आता है। इसलिए आर्टिकल 14 इज द bedrock of India's social justice foundation। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि 1990 में यह कहा गया कि आप ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल को जनरल कैटेगरी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज पहले से ही 1950 से एससी एसटी को तो रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, विच मींस ओबीसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता था एज कंपेयर टू अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1990 में मंडल रिफॉर्म लाया गया, जिसमें कहा गया कि देखिए ओबीसी जो है वो अलग क्लास के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अलग क्लास के लोग हैं, और दोनों को इक्वल ट्रीट करना ये अनजस्ट होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल्स नहीं है। और इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को बेस बनाकर 1990 में मंडल रिफॉर्म्स को लागू किया गया। इसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में इन अ वेरी फेमस जजमेंट, इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है जनरल और ओबीसी का, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। इट इज ट्रू कि जनरल कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ इक्वल मैनर विद रिस्पेक्ट टू ओबीसी, और इसीलिए ओबीसी रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल बताया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि ओबीसी को रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए, बट अगेन going with the equal protection of the law, every OBC is not same। ओबीसी में हर एक ओबीसी का जो स्टूडेंट है या हर एक ओबीसी का जो एस्पिरेंट है, उसको आप सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इस ओबीसी में भी कुछ फॉरवर्ड सेक्शन के लोग हैं, और इस ओबीसी में भी कुछ बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, बिकॉज पॉवर्टी या ये सब चीज जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो ओबीसी में कोई एक आईएएस का बच्चा हो सकता है और ओबीसी में एक क्लर्क का बच्चा हो सकता है, तो आप दोनों को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। यहां पर भी आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और इसीलिए इंदिरा शाहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया कि इस ओबीसी में भी नॉट एवरी सेम, इसलिए ओबीसी में भी दो क्लासेस ऑफ लोग होंगे। एक होगा आपका नॉन क्रीमी लेयर जो बैकवर्ड ओबीसी होगा, और एक होगा हमारा फॉरवर्ड सेक्शन जो हमारा क्रीमी लेयर होगा। इसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट को इंदिरा शाहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब सरकार का काम है कि ये पता करे कौन सी क्लास ओबीसी के अंदर एनसीएल में आएगी, कौन सी क्लास ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर में आएगी, और यहीं से आज का जो डिबेट है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ओबीसी रिजर्वेशन में ये जो क्रीमी लेयर है वो कौन से लेयर है जिनको एक्सक्लूड किया गया है, मतलब जिनको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये जो क्राइटेरिया है एक्सक्लूजन का कि किसको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब कौन ऐसा क्लास है ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर में आएगा, इसके दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, उसमें जो एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया है, मतलब उसमें कौन क्रीमी लेयर में आएंगे जिसको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो इनकम बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है, वो स्टेटस बेस्ड क्राइटेरिया है। मतलब यहां पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे कि नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ये इनकम से तय नहीं होगा। ये आपका स्टेटस क्या है, और स्टेटस कहां से आता है, किस पोस्ट पर हो उससे डिसाइड होगा। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट के बच्चे हो, वाइस प्रेसिडेंट के बच्चे हो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट के बच्चे हो, सुप्रीम कोर्ट के बच्चे हो, या क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स के बच्चे हो, या आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस अबव अ पर्टिकुलर रैंक उसके चिल्ड्रन हो, तो फिर आपका स्टेटस जो है वो हाई स्टेटस है। और इसीलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना आप पैसा कमाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिजर्वेशन ओबीसी के अंदर नहीं दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक हाई पोस्ट के बच्चे हो तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैलरी, आपका सैलरी 10 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 20 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी ऑटोमेटिकली काउंटेड इन द क्रीमी लेयर। लेकिन अगर आप लो लेवल स्टाफ के बच्चे हो, मतलब ग्रुप सी या ग्रुप डी के, तो आपकी इनकम जो है वो कितनी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में मैंने कहा स्टेटस बेस्ड के बेसिस पर आपको एक्सक्लूड किया जाएगा, इनकम के आधार पर आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एक ग्रुप सी एम्प्लॉय के बच्चे हो और आपके पेरेंट्स की सैलरी 20 लाख है, तो भी आपको नॉन क्रीमी लेयर में डिक्लेयर किया जाएगा और आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इनकम बेसिस पे एक्सक्लूजन का कोई भी स्कोप नहीं है। केवल केवल स्टेटस बोस, आप किस पोस्ट से आते हो उसके बेसिस पे आपको क्रीमी या नॉन क्रीमी में रखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी लोगों का मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस करते हैं, या जो पीएसयूज में एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या है, तो उनके लिए इनकम या वेल्थ टेस्ट होगा। यहां पे स्टेटस से मतलब नहीं है, इनकम देखा जाएगा। अगर आप ओएनजीसी पीएसयू के बच्चे हो, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, आपके पेरेंट्स ट्रेडर्स हैं, तो उस केस में इनकम जो है वही क्राइटेरिया माना जाएगा। और इनकम कितना, अगर मैं आज की बात करूं तो 8 लाख का इनकम अगर आपका इससे कम है तो आप एनसीएल में आओगे, नॉन क्रीमी लेयर में, और आपको रिजर्वेशन मिलेगा। 8 लाख से ज्यादा है, आप क्रीमी लेयर में आओगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये 8 लाख का इनकम हम कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम आपके पेरेंट्स का सैलरी, पेरेंट का एग्रीकल्चर से इनकम, इसको ऐड नहीं करेंगे। बाकी इनकम जो हो सकता है सच एज कैपिटल गेन, आपने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपका घर रेंट पे दिया गया, उससे रेंटल इनकम आता है, उन चीजों को हम अकाउंट करेंगे। और अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हो, उसमें इनकम क्राइटेरिया यूज होता है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आया। 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कहा जाता है कि जो पीएसयू एम्प्लॉयज के बच्चे हैं और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज के बच्चे हैं जिनका इक्विवेलेंस गवर्नमेंट पोस्ट के साथ नहीं है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 ऑफिसर हो, लेट्स आप सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो उसका इक्विवेलेंट पोस्ट पीएसयू में क्या होगा ये हमारे पास तो पता नहीं है, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए यहां पे क्या कहा गया कि पीएसयूज और प्राइवेट एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयज जितने हैं उनके जो बच्चे हैं उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा या नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, ये तय किया जाएगा उनका सैलरी कितना है, उनका सैलरी कितना है। मतलब आप समझिए, पहले डीओपीटी ने कहा कि पीएसयूज एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉयज के बच्चे को क्रीमी या नॉन क्रीमी में रखा जाएगा, ये किससे तय होगा, इनकम टेस्ट से। इनकम कैसे निकालेंगे, उनके सैलरी और एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे। लेकिन 2004 के डीओपीटी क्लैरिफिकेशन में ये आया कि पीएसयूज और प्राइवेट एम्प्लॉयज के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स का हम जो सैलरी है उसको इंक्लूड करेंगे। मतलब अब अगर आप समझिए कि आप पीएसयू में एक क्लर्क हो, आप ओएनजीसी या बीपीसीएल ऐसे कोई भी सरकारी कंपनी में क्लर्क हो, और क्लर्क का सैलरी अगर 10 लाख हो गया तो ये 8 लाख से तो ऊपर है, तो अब आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान समझिएगा। अभी मैं इसी के ऊपर वापस से आऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि 2004 के डीओपीटी नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि पीएसयूज और प्राइवेट एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं
उनका जो इनकम निकाला जाएगा कि 8 लाख से ऊपर है या कम है, उस इनकम में उनके पेरेंट्स का सैलरी इंक्लूड किया जाएगा, जो पहले के गवर्नमेंट ऑर्डर का बिल्कुल ही विपरीत है। बिकॉज पहले गवर्नमेंट ऑर्डर जो 1993 में आया था, उसमें यह कहा गया था कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को नहीं ऐड करेंगे। अब इसी की वजह से देखिए क्या हुआ, एक डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन हो गया। डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन का मतलब कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप एक क्लर्क हैं, और क्लर्क मतलब मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, किसी भी पोस्ट पे है, मतलब आप मान लो ग्रुप सी या ग्रुप डी के पोस्ट पे हैं, और पीएसयू सेक्टर में भी आप एक तरीके से लो लेवल जॉब पे हैं। आप पीएसयू सेक्टर में मान लो आप ओएनजीसी में आप एक लो लेवल जॉब पे है, आपके पेरेंट्स की इनकम यहां पे 10 लाख है, और यहां पे आपकी पेरेंट्स की इनकम जो है वो 10 लाख है। अब समझिए प्रॉब्लम क्या है, कि गवर्नमेंट जॉब में तो इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया किसका है? स्टेटस का। तो ग्रुप सी और डी तो लो स्टेटस में आता है, तो इनकम से कोई मतलब ही नहीं है, इनके बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन पीएसयू में लेवल से कोई मतलब नहीं है, इनकम से मतलब है। अब यहां पे पेरेंट्स का इनकम 10 लाख है तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों लो लेवल जॉब पे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यहां डिस्क्रिमिनेशन है। यही कंट्रोवर्सी था जिसका अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के बच्चे को जो लो लेवल जॉब से है, उसको तो आप कह रहे हो 10 लाख कमाओ 12 लाख कमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लो लेवल के जॉब पे हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन यही चीज पीएसयू और साथ साथ प्राइवेट एम्प्लॉय, मान लो प्राइवेट एम्प्लॉय, आप एक ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय हो जो किसी कंपनी के सबसे नीचे लेवल पे हो, और वो प्राइवेट एम्प्लॉय आपको 9 लाख रुपए देती है, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अलग क्राइटेरिया, और पीएसयू जॉब प्राइवेट जॉब के लिए एक अलग क्राइटेरिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो पहला चीज कहा कि जो 2004 में जो आपका ऑर्डर आया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। मतलब ये जो ऑर्डर था कि सैलरी को हम लोग मानकर क्रीमी और नॉन क्रीमी डिसाइड करेंगे, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और जो पहला 1993 का जो ऑर्डर आया था, जो आपको आया था, उसको इन्होंने मान लिया। तो पहला चीज ये है कि 2004 का जो क्लैरिफिकेशन था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब मैं बता दूं क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले 2004 के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको रिजर्वेशन, अगर आप पीएसयू में हो, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, तो आपका रिजर्वेशन किस पे तय होता? आपके पेरेंट्स के इनकम के ऊपर, स्टेटस के ऊपर नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आपके पेरेंट्स के इनकम एक क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन पेरेंट का स्टेटस ऑफ जॉब क्या है, क्या वो ऊपर के कंपनी के सीईओ हैं या वो कंपनी के सबसे नीचे लेवल पे हैं, वो भी तय होगा, ना केवल इनकम। तो केवल इनकम ही नहीं होगा, नॉट जस्ट इनकम, मतलब इनकम विल बी वन ऑफ द क्राइटेरिया बट स्टेटस ऑल्सो। मतलब यहां पर पहले जो पीएसयू और प्राइवेट एम्प्लॉयज के बच्चों को क्रीमी या नॉन क्रीमी में रखना है, जिसके लिए आप केवल सैलरी एज अ इनकम टेस्ट यूज करते थे, नाउ सैलरी कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, ओनली क्राइटेरिया, आपको बाकी क्राइटेरिया भी रखना पड़ेगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप इनकम से मुक्त कर दिए, प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू के एम्प्लॉयज को आप इनकम के बेसिस पे केवल जज कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके फैक्ट, उसके पेरेंट्स किस पोस्ट में हैं, इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 16। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और खासकर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज और पीएसयूज में जो लो लेवल के जॉब में जिनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी अब रिजर्वेशन मिल सकता है। तो इसकी वजह से आने वाले समय में जो आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, अब केवल अगर गवर्नमेंट जॉब में हो या पब्लिक सेक्टर जॉब में हो, या आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, अब आपको नॉन क्रीमी लेयर केवल आपके पेरेंट्स के इनकम के ऊपर नहीं मिलेगा, रादर आपके पेरेंट्स के स्टेटस के ऊपर भी मिलेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज के जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, वो सेम रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अब बैंक, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए भी कर दिया गया है। और ये रिजर्वेशन का जो जजमेंट आया है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। मतलब जो लोग जो इस तरीके से लो लेवल के जॉब में थे, उनके पेरेंट्स का इनकम 9 लाख रुपए था, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो इसीलिए अब उनको वापस से जॉब दिया जाए, क्योंकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू है, मतलब ये पुराने डेट से लागू है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरीके से रिजर्वेशन डिनाई कर दिया गया था, वो वापस से अब अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये केवल एक रिफॉर्म है रिजर्वेशन में और 3 मेजर रिफॉर्म है जो हमें इमीडिएटली लाना पड़ेगा।
पहला है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस एक एक्सरे है जिससे पता चलेगा कौन से कास्ट कितना आगे बढ़े हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे यादव्स में, ओबीसी में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जो यादव ओबीसीज हैं वो काफी आगे बढ़े हैं और जो नॉन यादव ओबीसीज हैं वो अभी भी काफी पीछे हैं। तो कास्ट सेंसस से एग्जैक्टली में पता चलेगा कि ओबीसी के अंदर कौन सा ऐसा ओबीसी है जो आगे बढ़ गया है और कौन सा ओबीसी है जो अभी भी पीछे है। और इसी की वजह से जो 27% का ओबीसी रिजर्वेशन है वो हम टारगेटेड तरीके से उस ऐसे ओबीसी को दे सकते हैं जो आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया है। वो डेटा बेस्ड एनालिसिस जो है वो कास्ट सेंसस के थ्रू हो सकता है। कर्नाटका ने एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है। वो रिजर्वेशन को केवल इनकम और स्टेटस के ऊपर नहीं देख रहा है, उसने हर एक बच्चे का एक कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स बना दिया है। कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स का मतलब कि अब हर एक बच्चों का कर्नाटका में एक सीबीआई होगा, कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, जो तय होगा इनके पेरेंट्स का इनकम क्या है, ये पेरेंट्स किस स्टेटस में है, इन पेरेंट्स के पास क्या अपना घर पक्का मकान है कि नहीं है, ये पेरेंट्स का एग्रीकल्चर है कि नहीं है। तो इस तरीके से देखिए बैकवर्डनेस के बहुत तरीके हो सकते हैं ना। ये तो केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो गया, कास्ट क्राइटेरिया हो गया, बट जेंडर कौन सा है, राइट, रूरल है कि अर्बन है। तो बैकवर्डनेस जो है, आपकी बैकवर्डनेस बहुत तरीके से आ सकती है। आप फिजिकल डिसेबल्ड हैं कि नहीं है, आपका कास्ट क्या है, आपकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, आपके पास पक्का मकान है कि क्या है। तो इस तरीके से बहुत तरीके के क्राइटेरिया को यूज करके हर एक स्टूडेंट को एक कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स दिया जाएगा और उस बेसिस जो सबसे नीचे के सीबीआई लेवल पे आएंगे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और एससी एसटी जो अभी तक मोनोलिथिकली रिजर्वेशन दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले भी कि इसमें भी सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। एक नॉन क्रीमी लेयर का कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी लाना चाहिए, सो दैट रिजर्वेशन शुड नॉट बी फॉर एवरीवन, रादर रिजर्वेशन आज, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज रिजर्वेशन में भी इनइक्वालिटी आ गया है। कुछ लोगों को रिजर्वेशन का बहुत फायदा मिल रहा है, कुछ लोग रिजर्वेशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। नाउ वी वांट इज डेटा बेस्ड साइंटिफिक रिजर्वेशन, so that reservation as a tool, which is a very beautiful tool, let me tell you, but this tool remains only perfect when it targets the most backward section of the society. And for that we need to have a data based scientific analysis of this whole issue. This only the parliament can do. Let's hope कि supreme court का judgment is a wake up call for all the policy makers. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. Please let me know your comments in the comment box. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.